तो नमस्कार मेरे भाइयों, आज मैं अकेले ही था तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना कैमरा चालू करके अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दूं। आज मैं एक्चुअल में बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुदा कसम आज मैं तुम्हें जो बहुत ज्यादा मार्क्स का बहुत कम ज्ञान देके जाऊंगा। तुम थैंकफुल रहोगे कल जब तुम टेस्ट में बैठे होगे या फिर बोर्ड का एग्जाम दे रहे होगे। इसी बात पे एक अनाउंसमेंट भी करना है थोड़ा सा, क्योंकि हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते हैं तो खुद की स्पॉन्सरशिप चलानी पड़ती है। तो मेरे भाइयों, अगर तुम संतुष्ट हो 20 डेज प्लेज से और तुम्हें मजा आ रहा है इस 20 डेज प्लेज से पढ़ने में, तो मेरे भाइयों तुम कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पे जाके हम्बल बंडल उठा सकते हो। तुम्हें पूरा का पूरा प्लेज इकट्ठा मिल जाएगा और तुम्हें ये 20 डेज तक जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी देर डिले तक करने की। पहले करके फिर सैंपल पेपर्स कर सकते हो और जब एग्जाम से एक रात पहले गेस्ट पेपर्स आते हैं बस उसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे 90% पक्के। शुरू करें, आगे चालू करें। और हाँ, एक और चीज, अगर तुम रेगुलर एग्जाम्स देने वाले भी हो ना, मतलब स्कूल एग्जाम्स वाले, और तुम नए हो जिसको ये रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए हैं बेसिक रिवीजन वाले, वो भी रख सकते हो। साल भर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अगर तुम अभी इस सेशन में आए हो 2021-22 में अगर तुम हो और तुम्हें चाहिए कि साल भर तुम्हारे साथ ये वीडियोस रहे, तो हम्बल बंडल तुम भी ले सकते हो। अब शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो बात बड़ी सिंपल सी है मेरे भाई, अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो बहुत ही ध्यान से, या कान लगा के सुन रहे हो तो मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ एक है। अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, यानी हिंदी अनुवाद करूं कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में या मेरा कितना पैसा मार्केट में लगा होना चाहिए बीइंग अ बिजनेसमैन, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे ख्याल में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज आती है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लेता हूं मैं प्रेशर कुकर बनाऊंगा, प्रेस्टीज के प्रेशर कुकर। अब मेरे तो प्रेस्टीज के बन नहीं सकते, इज्जत के प्रेशर कुकर अगर मैं बनाता हूं और उस प्रेशर कुकर को बनाने में मेरी अच्छी खासी कॉस्टिंग आ रही है, मुझे पहली चीज जो फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्या मैं उससे इतना इनफ्लो कर लूंगा कैश का। कहां गया ये रहा, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो क्या मेरा इतना होगा कि मेरे रोजमर्रा के खर्चे कम से कम निकल जाएं। क्या मैं इतना कमा लूंगा कि ये छोटे छोटे खर्चे मेरे निकलते रहे और मेरा बिजनेस स्मूथ चलता रहे। मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी तरह का बिजनेस करो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या इतना पैसा मैं प्रॉफिट की बात नहीं, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, प्रॉफिट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, क्या बिजनेस में बेचने के बाद इतना पैसा आता है कि मेरे रोजमर्रा के खर्चे निकल जाएं। अगर उतना भी पैसा आ रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी। मैं आने वाले 5 साल में प्रॉफिट कमा लूंगा, अभी एटलीस्ट मैं बिजनेस के खर्चे निकाल लूं। सेम बात मेरे भाइयों मैं यहां पे कर रहा हूं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ही यही है, क्या इतना पैसा आ जाता है कि रोजमर्रा के खर्चे निकल जाएं। इफ इट इज ओके, इतना हो रहा है, बिल्कुल करते रहो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल आगे पैसा लगाते रहो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज पे, और हाँ मैंने इतना क्यों लिखा है वो भी बता दूं, क्योंकि इतने से फुल मार्क्स मिल जाते हैं, चाहे तुम्हारा स्कूल हो चाहे तुम्हारा कोई भी बोर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज फुल, इसके आगे पीछे बढ़िया सेक्सी सी इंग्लिश लगा देना, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग। सोच के देखो अब मैं कैसे बोलूं। लोटा सुना है, लोटा, मुझे लोटा बनाना या मुझे कुकर बनाना है। नाउ ध्यान से सुनना, लोटा इज प्लान ए। अगर मैं लोटा बनाता हूं, लोटा बेचता हूं, तो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगा के, सेम अमाउंट ऑफ पैसा लगा के मुझे 10% का रिटर्न मिलेगा। वहीं पे अगर मैं कुकर बनाता हूं, कुकर सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सेम पैसा लगा के, तो 10.5% का मुझे रिटर्न मिलेगा। मतलब मैं उतना प्रॉफिट कमाऊंगा। तो तुम भी जानते हो मैं थोड़ा सा पैसे को लेके हूं, तो मैं जाऊंगा, मैं प्लान बी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है। सो आई वांट मोर रिटर्न्स। सो मेरे भाई सीधी सी बात है, मैं 10.5% का प्रेफर करूंगा, तो प्लान बी मेरे लिए ओके हो गया। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इनकम द प्रोजेक्ट कैन जनरेट। मतलब मेरी कितनी इनकम होगी, मेरे जेब में कितना पैसा आएगा। सी यही डिफरेंस होता है तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं। जब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो मैंने इनकम बात की, जब मैंने कैश फ्लो बात की तो मैंने इनफ्लो पूछा कि कैश इनफ्लो कितना है। मतलब दोनों में बस इतने ही डिफरेंस है। और तुम सोचते हो कि तुम्हें बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे तब तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया, जिससे तुम्हारे फुल मार्क्स हैं। अब इसकी अंग्रेजी बनाए, हाँ 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 रुक जाओ, मुझे अंग्रेज का कीड़ा अंदर बिठा लेने दो। ओके,
बैठ चुका है। अब मैं तुम्हें इसका बड़ा सेक्सी सा आंसर दे सकता हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली कैलकुलेट्स द amount of income a project can generate. The company can explore many options. For example, if the company have two plans, plan A and plan B, one plan is giving them the 10% return and the another plan is giving them the 10.5% return. That means company will obviously choose that plan which is giving them the more results or giving them the more income or the returns which is 10.5%. हो गई 4 लाइनें, मैं वही सिखा रहा हूं बे। स्मार्ट बनो, हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, गधा भी करता है, तो तुम तो गधे नहीं हो। इतना याद रखो, सेक्सी सी अंग्रेजी लिखो और तुम्हें फुल मार्क्स तथास्तु। आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की बात कर रहा हूं मेरा भाई, देख रहे हो तुम कितना लिखा है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या बोलता है? बिजनेस स्टडीज का पिछले साल का फर्स्ट चैप्टर याद हो कि बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें हमें याद रखनी चाहिए, वो इसके अंदर मैंने लिख रखा है। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बोलता है क्या तुम्हारे पास प्रॉपर रेडिली लेबर अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है वो जिसके कारण तुम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस लिए तुम इन्वेस्टमेंट मतलब वो प्रेशर कुकर को हाई लेवल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या बाकी सारे इनपुट्स तुम्हारे पास हैं, प्रॉपर रोडवेज कम्युनिकेशन और न जाने 10-10 कौन कौन सी चीजें, वो सारी रीच है कि नहीं तुम्हारे पास मार्केट के लिए, ऑल इनपुट्स वगैरह हैं कि नहीं है। उसके बाद अगर फाइनेंसेस की बात करूं तो कुछ नहीं, यही छाप देना, मैंने भी यही छापा है। ये यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो लिखा था मैंने वही छापा है, कुछ नहीं किया। क्या कैश फ्लो प्रॉपर हो रहा है, क्या रेट ऑफ रिटर्न अच्छा रहेगा? अगर ये सब अच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा, जाओ और बिजनेस करो, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें। लेकिन ये चीजें फैक्टर्स को ध्यान रख लेना। और हाँ, ये जो 3 अपन ने फैक्टर्स किए, इनके 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और इतना लिखने पे फुल मार्क्स हैं। तो मेरा मेन टास्क था इस टॉपिक को छोटा करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है और वो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। मेरे भाइयों, अगर इसको छोटा करना है तो सबसे पहले ये कुछ हैशटैग पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हैशटैग 01 से चालू करते हैं कि फाइनेंसिंग डिसीजन में तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन क्या होना चाहिए जब भी तुम एग्जाम के अंदर लिख रहे हो, भले कल टेस्ट हो या कुछ भी हो। डिसीजन, माफी चाहूंगा, डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे बेसिक एलिमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन का यह है कि आप डिसाइड करो कि आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होने वाला है, आप कहां से पैसा उठाने वाले हो। उसी पे हैशटैग 2 आता है और यहां पे ये डेफिनेशन कंप्लीट करता है, हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स, यानी ये कंप्लीट कर देता है। ये बोलता है कि कहां से लेना है, ये बोलता है कितना लेना है, और फिर बोलता है हाँ फिर बताओ ना किस सोर्स से लेना है। मतलब चीज वही की वही चल रही है, बस इसमें डाल दिया कि हाउ मच, ये यहां पे कंप्लीट हुआ। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं ये डिस्कस करना जरूरी है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। लाइक जिन्होंने मेरे वो बेसिक स्टार्टिंग के 13 लेक्चर देखे हैं जो मैंने बताया था, जो पहली बार ये बिजनेस स्टडीज का वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने कभी मेरे कोई वीडियो नहीं देखे, कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन में जाके एक चुंदू सा 13-12 वीडियोस का एक छोटू सा पैकेज है, बेयर मिनिमम 8-10 रुपए जो भी मैंने वैल्यू रखी होगी उस वैल्यू का है। मेरे को पैसा नहीं लेना, लेकिन वहां पे तुम वीडियोस वो देख सकते हो, क्योंकि मैं वो यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकता। अगर तुमने देखा है तो तुम्हें बैलेंस शीट याद है, और अगर तुम्हें बैलेंस शीट याद है, चल नहीं भी है, चल छोड़, तेरे को नहीं भी है, 2 तरीके से पैसा हो सकता है, या तो खुद का पैसा लगाओ या तो लोन लेके लगाओ। तो अगर खुद का पैसा लगाते हो ओनर्स फंड है, और किसी से लोन लेके लगाते हो, उधारी लेके लगाते हो तो वो बोरोड फंड है। अब मेरे भाई यहीं पे तो बात मुझे और अच्छी सेक्सी सी करनी थी तुमसे। ओनर फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल। तुम, मैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, मेरी बहन, सब के सब मिला के जब पैसा लगाते हैं तो वो कहलाता है ओनर्स फंड, यानी शेयर कैपिटल। शेयर क्यों बोला? मैंने बोला तुम, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, मैं, मेरे दोस्त, मेरी बहन, हम सब ने मिलकर लगाया। अब जब हम सब ने मिलकर लगाया, ध्यान देना, तो हमें प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस में हिस्सेदारी भी है, तो वो शेयर कैपिटल। तो ओनर्स फंड यानी जब सारे ओनर्स मिलकर पैसा लगाते हैं वो शेयर कैपिटल यानी ओनर्स फंड है। रिटेन्ड अर्निंग्स वो पैसा है जो तुमने प्रॉफिट से बचा लिया, प्रॉफिट से रख लिया, जोड़ के अलग से करके रख लिया, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। बोरोड फंड के अंदर डिबेंचर, लोन और बॉन्ड, ये 3 शब्द याद कर लो। जब भी तुमसे कोई बोरोड फंड के बारे में बोले, इन 3 शब्दों के बारे में लिख देना, तुम्हें बहुत ही ऑसम माना जाएगा। डिबेंचर इज अ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक, लोन इज टेकन फ्रॉम बेसिकली बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस बोला जाता है। बॉन्ड्स भी सेम टाइप की चीज होती है, आपको एक तरीके का लोन मिलता है। नाउ बात यहीं खत्म नहीं होती है मेरे भाइयों, ये देख रहे हो तुम, डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस के कहां से पैसा उठाना है, मैंने इसको भी लिख रखा है। 3 ही चीज होती है, ऑल्दो मैंने वो यहां समझा दिया था, बट फिर भी मैंने यहां पे बाइफरकेट करके लिखा था कि अगर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो वो इशू ऑफ शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, या लोन्स एंड एडवांसेस हो सकता है। मेरा सिर्फ मकसद ये है, इसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन आ गया। अगर तुमने ये लिख दिया, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर लो, टॉपिक ही खत्म।
देखो भाई, बात सिंपल सी है, तुम्हें पता होना चाहिए अगर हमें फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तो आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दिमाग में रखने चाहिए। हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर ये कहता है हम हमें हमेशा अच्छे बुरे का कैलकुलेशन हमेशा करते हैं, जैसे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स हैं, अगर तुम अंग्रेजी में बोलो तो यहां पे भी यही होता है। एक तरफ हमारा खुद का पैसा है, शेयर कैपिटल है या इक्विटी कह लो तुम उसे, या हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स है यानी हमारी हमारी सेविंग्स है, और दूसरी चीज होती है हम बाहर मार्केट में जाके लोन ले लें। ऑलवेज लोन जो है वो बेटर ऑप्शन लगता है, और खुद का पैसा हमेशा लगाने में थोड़ा सा डर लगता है, पूरा डूब गया तो जेब में कुछ नहीं बचेगा, इससे अच्छा लोन ले लो, डूबा भी तो थोड़ा थोड़ा करके जो सेविंग्स है उससे देते रहेंगे। जैसा मेरा दिमाग चल रहा है वैसे ही तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा। तो चलो डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहले आता है कॉस्ट, मतलब कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। देखो भाई, इक्विटी, अब मैं कैसे बोलूं, तुमने कच्चा खरीदा, एक लोकल कच्चा खरीदा, एक जॉकी का कच्चा खरीदा ना, जॉकी का कच्चा भी बहुत अच्छा है, लोकल कच्चा भी बहुत अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन तुम रगड़ते कितना हो या तुम उसका यूज कैसे करते हो। सेम गोज विथ फाइनेंसिंग डिसीजन एज वेल। देखो यार, डेट जो है वो कंपैरेटिवली लो कॉस्टिंग है, मतलब जाओ बैंक में लोन ले लो, थोड़े बहुत पेपर साइन करो, काम हो गया। सेम गोज विद डिबेंचर, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, या बॉन्ड्स के साथ इतनी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। इसके अंदर कॉस्ट कंपैरेटिवली लो आती है। बट इक्विटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, आईपीओ लेके आते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, मार्केट में हाइप बनानी पड़ती है कि तुम मार्केट से पैसा उठाने वाले हो। इक्विटी होता क्या है, समझो इस बात को। मैं एक कंपनी हूं, अभी तक 2-4 लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, अब तुम पब्लिक से बोल रहे हो कि आम जनता तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाए, तो उसके लिए तुम्हें मार्केटिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि कंपनी पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हो जाए, लोग पहचानने लगे, लोग जानने लगे। जब भी कहीं जा रहे हो कैमरे से फोटो खींची जा रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम बहुत बड़े रतन टाटा टाइप्स हो। तो यहां पे एक पब्लिक इमेज, गुडविल जो है बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है। अब कॉस्ट यही नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये आंसर में लिखो, मैं टेक्निकलिटी बताने वाला हूं। सी, कॉस्टिंग व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इज ऑल अबाउट, यहां पे डिस्कस की है बट फिर भी सुन लो, इट्स ऑल अबाउट इक्विटी में आपको शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट करना है। अंडरराइटर्स, अगर तुमने सूट्स जैसा सीजन देखे हो, सूट्स के सीजन, उसके अंदर बताया गया इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और ये और वो, बड़ा फैंसी चीज, उस इक्विटी के अंदर ये लोग होने चाहिए। आपके अंडरराइटर्स होने चाहिए, आपके ब्रोकर्स होने चाहिए, एजेंट्स होने चाहिए, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, अच्छी बड़ी बड़ी फैंसी किताबें प्रिंट कराते हो, उसके लिए पैसा चाहिए। इक्विटी बहुत लाइक ढोल धमाके वाली चीज, जैसे जॉकी का कच्चा तुम बढ़िया शोरूम से उठा के लाते हो ना, सेम गोज विद इक्विटी, बड़े ढोल धमाके वाली चीज है। इसके लिए बड़ा एकदम अलग ही लेवल पे जाके अनाउंसमेंट करना पड़ता है, अलग ही लेवल पे खर्चा करना पड़ता है, अंडरराइटर्स रखने ही पड़ेंगे, ब्रोकर्स रखने ही पड़ेंगे, ये बेसिक एक्सपेंसेस करने ही पड़ेंगे। इक्विटी कंपैरेटिवली कॉस्ट में हाई हो जाता है। तो ये पहला कंपैरिजन हो गया। अब तुम्हें लग रहा है डेट सस्ता है, इक्विटी महंगा है, डेट उठा लेते हैं, लेकिन नहीं। सेकेंड पॉइंट आते से डेट की धज्जियां उड़ने लगती हैं, क्योंकि सेकेंड पॉइंट कहता है रिस्क, मतलब तुम लोग रिस्क कहते हो, भोपाली लैंग्वेज में रिस्क कहते हैं। रिस्क क्या बोलता है, डेट पे कंपैरेटिवली हाई रिस्क है। अब देखो यार, मैंने पब्लिक से पैसा मंगवाया बोल के आ जाओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो और कंपनी के ओनर बन जाओ, तो जिस भी पब्लिक ने इक्विटी के थ्रू पैसा लगाया है ना, वो कंपनी का ओनर बन चुका है। अच्छा, मतलब तुमने क्या किया, तुमने जॉकी के कच्चा तो नहीं खरीदा, लेकिन जॉकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लो उनका आईपीओ आया और तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हाँ भाई, तुम जॉकी के ओनर कहला सकते हो, कच्चा कंपनी के ओनर। समझ रहे हो, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पावर में आ जाओगे। मतलब रिलायंस को ले लो, रिलायंस आईपीओ लेके आया, तुमने रिलायंस का आईपीओ खरीद लिया 2,000-3,000 रुपए का, 5-10,000 रुपए का, तो क्या तुम रिलायंस के ओनर कहलाने लगोगे? यस, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक से पैसा मांगा है और तुम उसके ओनर भी बन जाओगे। तो ऐसे इक्विटी में यू बिकम द ओनर। नाउ अगर तुम ओनर बन चुके हो, तो अगर कंपनी डूबती भी है तो साथ में तुम्हारा पैसा भी डूबेगा, कंपनी को तुम्हें पैसा वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द गुड ऑप्शन फॉर द कंपनी। और मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव में ही ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो जब रिस्क की बात की जाती है, या जब रिस्क की बात की जाती है, तो डेट इज कंपैरेटिवली रिस्कियर, क्योंकि अगर तुम्हें लॉस होता है, पैसा नहीं आता है, इनफ्लो ऑफ कैश तुम्हारा खत्म हो जाता है, उस केस में भी तुम्हें डेट का पैसा चुकाना ही पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट। समझ रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना है, इंटरेस्ट भी चुकाना है। सो डेट कंपैरेटिवली बिकम्स रिस्कियर, वेयर एज इक्विटी इज कंपैरेटिवली लो रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर डूबता भी है, कंपनी डूबती भी है, तो भैया ठीक है, इक्विटी को वैसे भी पैसा वापस नहीं करना है। सो ये भी एक पॉइंट हो गया। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई, तू अपना कर। क्या बना रहा है? आटा गूंद के रख रहा हूँ, भूख लगेगी तो 2-3 पराठे डाल लेंगे। चिकन पराठा बना ले। अच्छा सॉरी।
बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहां पे आके चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अभी तक तो तुम्हें लग रहा था कि चलो डेट ले लेते हैं क्योंकि डेट की कॉस्ट कम है, फिर तुम्हें पता चला डेट पे रिस्क ज्यादा होता है, तो वहां तुम कंफ्यूज हुए। चलो तुम्हें थोड़ा और कंफ्यूज करते हैं, कैश फ्लो पोजीशन की बात करते हैं। मैंने तुम्हें बता दिया डेट एक लोन है और लोन तुम्हें लेना है मार्केट से। अब मार्केट से लोन लेने का प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इंटरेस्ट भी चुकाना है, उसके साथ साथ तुम्हें उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना है। कैश फ्लो पोजीशन भी वही चीज को और वर्स्ट कर देता है। Yes, debt is comparatively cheaper, but the problem is if you don't have a good cash flow. कैश फ्लो का मतलब रेगुलरली इनफ्लो आता रहता है, कैश आता रहता है, तुम रोज रेगुलरली रोजमर्रा के तौर पे कमाते रहते हो। इफ कैश इनफ्लो इज वेरी गुड देन तुम डेट ले सकते हो, बिकॉज तुम फिर इंटरेस्ट भी चुका पाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी चुका पाओगे, क्योंकि रेगुलर कैश इनफ्लो काफी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, बैड कैश इनफ्लो है, मतलब तुम्हारी ऐसी हालत है कि कभी पैसा आता है तो कभी बिल्कुल नहीं आता है, ऐसे में इक्विटी कंपैरेटिवली तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उस केस में तुम्हारे ऊपर एकदम बर्डन नहीं आ जाएगा कि नहीं पे करो पे करो पे करो। अगर कैश फ्लो नहीं भी होता है तो यू डोंट हैव टू पे टू द शेयर होल्डर्स जो तुम्हारे कंपनी में शेयर होल्ड करके बैठे हैं। इट्स ओके, वो उनको तुम प्रॉफिट शेयर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा डेट में नहीं हो सकता बिकॉज वो तुम्हारी लायबिलिटी है। और मेरे भाइयों, कंट्रोल कंसिडरेशन की बात कर ले, अगर तुम ऐसे हो, नहीं मेरा बिजनेस मेरा होना चाहिए, दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता है, तुम्हें नहीं शेयर करना किसी के साथ। कुछ होते थे ना अपना लंच बॉक्स जो किसी के साथ शेयर नहीं कर, निहायती कमीने लोग जो अब कभी भी अपना लंच बॉक्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें, वैसे लोग हो ना तुम उस टाइप के। आज भी तुम्हारी वैसी मेंटालिटी है। अगर तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें पूरा चाहिए तुम्हारे बिजनेस पे, तो ऐसे में तुम क्या करोगे भैया, डेट प्रेफर कर लो, लोन ले लो, क्योंकि तुम किसी को हिस्सा नहीं बांट सकते। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं है यार, कंट्रोल का नहीं है, तुम बड़े भले मानस हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब आ भी जाएंगे तो क्या ही ले जाएंगे, मेरा हम सब मिलके और बड़ी कंपनी बन जाएंगे। और याद रखना, कंपनी को बड़ा बनाने के लिए सोच बड़ी होना जरूरी है। सो अगर तुम्हारी सोच काफी बड़ी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, मैं अकेला कमाऊंगा तो लाख कमाऊंगा, 100 को जोड़ के कमाऊंगा तो करोड़ कमाऊंगा, वैसी मेंटालिटी रखते हो, उस केस में तुम इक्विटी में जा सकते हो। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट द कंट्रोल, कि तुम्हारे हाथ से निकल के कंट्रोल 100-150 लोगों के बीच बट जाएगा, इट्स ओके। वैसे 200 से ज्यादा पे बटेगा अगर तुम शेयर मार्केट में जा रहे हो तो इट्स ओके, यू कैन गो विद इक्विटी। नाउ कम्स द फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर तुमने यहां तक मेरा साथ दे दिया है और फ्लोटेशन कॉस्ट में भी साथ दे दिया, खुदा कसम तुम निकल गए पासिंग मार्क्स इन टर्म्स ऑफ 90% एंड अबव की मैं बात कर रहा हूं। फ्लोटेशन कॉस्ट को कभी भी लिखना हो, ये 3 शब्द जरूर लिख देना। एक, जो ब्रोकर रखते हो उसको कमीशन देना है। दूसरा, जो अंडरराइटर्स होते हैं जो ये सारा टेक्निकल लीगल काम करके देते हैं तुम्हें, शेयर्स जो मार्केट में तुम इशू कर रहे हो उसके पीछे की जो भी लीगैलिटी होती है, सेबी में लिस्ट कराना और ये और वो, शेयर मार्केट में लिस्ट कराना वगैरह वगैरह, वो अंडरराइटर्स करके देते हैं, तो तुम उनको फीस पे करते हो। एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, यानी जो तुम अच्छी तस्वीरें वाली किताब छपवाते हो जिसमें इन्वेस्टर्स देख के इंप्रेस हो जाए, अच्छा इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा मैं, उस टाइप के जो प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं है जैसे तुम्हारे स्कूल की डायरी मिलती है ना, जिसमें स्कूल की बिना बात की बहुत बड़ाई होती है, ऐसे ही प्रोस्पेक्टस छपते हैं कंपनी के जिसमें कंपनी की बिना बात की बड़ाई होती है। वो प्रोस्पेक्टस की भी कंपनी खर्चे खुद ही करती है, वो भी आ गए। ये तीनों फ्लोटेशन कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट दैट यू इनकर फॉर रेजिंग द फंड्स, फॉर रेजिंग द फाइनेंसेस, तो ये वो कॉस्ट होती है। तो ये कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली इक्विटी में ज्यादा हाई होती है, डेट में कंपैरेटिवली लो होती है। तो अगर तुम वो कंपनी हो जो फ्लोटेशन कॉस्ट झेल सके, जो फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर कर सके, तो वेल एंड गो विद इक्विटी ले लो भैया, लेकिन खर्चा अच्छा करोड़ों में होगा। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार तुम नए स्टार्टअप हो, ऐसी नई कंपनी है जो इतना ज्यादा खर्चा बेयर नहीं कर सकती है, इट्स बेटर टेक द डेट, वो तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होगा। और हाँ भैया, एक चीज और, क्योंकि अगर तुम अंग्रेजी में वीक हो और तुम्हें पता नहीं है कि इसके अंदर कैसे करना है, लिखना है, तो तुमने एक टर्म सुना होगा कि कंपैरेटिवली मैं बोल रहा था, तो याद रखना डेट भी कंपैरेटिवली, मैं बार बार फिर से कंपैरेटिवली बोल रहा हूं, डेट और इक्विटी जब भी इनका कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली डेट जो है उसकी कॉस्ट लो है और इक्विटी की हाई है। तो जब भी कोई भी आंसर लिखो, फर्क नहीं पड़ता यहां से कोई भी पॉइंट लिख रहे हो या यहां से भी, हमेशा कंपैरेटिवली टर्म यूज करना, तुम्हें हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। तभी मैंने ब्रैकेट में यहां पे कंपैरेटिवली लिख रखा है। बहुत सिंपल और सीधी बात करना चाहता हूं, 2 पॉइंट्स और बचे हैं और मैं बहुत क्लियरिटी के साथ तुम्हें बताऊंगा। पहला होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज नथिंग, जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, सैलरी देना है, भाड़ा देना है, फैक्ट्री के लेबर के पैसे वगैरह भरने हैं, मतलब जो भी काम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल रेगुलरली भरने हैं, टेलीफोन के बिल रेगुलरली भरने हैं, पेट्रोल डलवाने हैं गाड़ियों में, 100 तरह के रोज के ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कंपनी की। उसके अंदर इसको फिक्स्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फिक्स्ड है, कंपनी को हर महीने ये कॉस्ट बेयर करनी है, हर महीने पेट्रोल डलवाना है, टेलीफोन का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, लेबर को हर महीने तनख्वाह देनी है, सैलरी को एम्प्लॉयज को देनी है, ये सब कुछ करना है। नाउ अगर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी भी कंपनी के लिए काफी हाई है,
तो कंपनी को इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही इतना पैसा चला जाएगा, आउट ऑफ द रेवेन्यू अर्न, जो भी तुमने अर्न किया है इनकम, उसमें से इतना सारा पैसा ऑपरेटिंग कॉस्ट में ही चला जाएगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो बहुत कम बचेगा। फिर क्या ही तुम डिबेंचर्स या डेट जो तुमने लिया है उसका इंटरेस्ट पे करोगे या प्रिंसिपल अमाउंट पे किया करोगे, तो उस टाइम पे इक्विटी ले लो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे बिजनेस में हो, काइंड ऑफ ई बिजनेस में हो, जहां तुम्हें वेयर हाउस मेंटेन नहीं करना, या सर्विसेज में हो जहां पे तुम्हें प्रोडक्शन पे इतना खर्चा नहीं करना है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट तुम्हारी अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है तब तुम आसानी से डेट ले सकते हो, बिकॉज तुम्हें इतना खर्चा करना ही नहीं है। यू हैव सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट, उसमें से तुम आराम से जो ये डेट है उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। तो अगेन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिख भी दिया है, कॉस्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशन जो होती है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, एंड बिकॉज द बिजनेस हैज टू बेयर इट ऑन अ डेली बेसिस, दैट इज द रीजन इट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और लिख के आना, खुदा कसम भूल के मत आना, ये चेरी ऑन द केक वाला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो यार, जो शेयर मार्केट होता है उसके दो पीरियड होते हैं, एक होता है बूम पीरियड, जब इन्वेस्टर पैसा लगाना चाह रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, हर कोई अपना पैसा लेके बैठा है कि कंपनी से बोल रहा है ले लो हमारा पैसा ले लो, इन्वेस्टर जो है वो टेम्प्टेड है कि उसे मार्केट में पैसा लगाना है। ऐसे पीरियड में मार्केट से इक्विटी उठाओ, आराम से लोग तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा देंगे। बट एट द सेम टाइम अगर डिप्रेशन पीरियड है, लोगों के बीच में डर है कि कंपनी में लगा के पैसा डूब सकता है, अभी मार्केट बहुत अजीब सी सिचुएशन में है, ऐसे पीरियड में डेट ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इक्विटी के थ्रू मार्केट में पब्लिक से पैसा मांगने भी जाओगे तो शायद पब्लिक तुम्हारी कंपनी में पैसा ही ना लगाए, क्योंकि इन्वेस्टर इस टाइम पे कंपैरेटिवली डरा हुआ बैठा है। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया, पढ़ाई है बंद डैश पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट, 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है, देन नोटिस आए ओबी एग्जाम में अपने